हेलो एंड वेलकम एफडब्ल्यू विनय सर मेंटी और मैं हूं आपका टीचर एंड दोस्त विनय। आज है 11 अगस्त 2020। मैं हाजिर हूं करंट अफेयर विद स्टैटिक लेकर के। शुरुआत करते हैं एक पुरस्कार से। अगर पुरस्कार की बात की जाती है तो एक पुरस्कार के मैं चर्चा कर रहा हूं जिसका नाम है फूड सिस्टम विजन प्राइज 2020। 2020 का फूड सिस्टम विजन प्राइज अभी हाल ही में वितरित किए गए हैं। यह पुरस्कार किसे मिला, लेकिन जब किसे मिला पर अगर हम पहुंचे तो उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह पुरस्कार वितरित कौन करता है। तो फूड सिस्टम विजन प्राइज वितरित कौन करता है, तो लिखिएगा यूएसए के रॉकफेलर फाउंडेशन है। यूएसए की रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार आपका वितरित किए जाते हैं। रॉकफेलर फाउंडेशन, जो आपके यूएसए की रॉकफेलर फाउंडेशन है, वो हर साल फूड सिस्टम विजन प्राइज वितरित करती है। और 2020 का जो ये पुरस्कार दिया गया है, ये किसे दिया गया है? FSSAI, मतलब फसाई बोलते हैं इसको, यानी FSSAI को ये दिया गया है। और ये इंडिया की एक अथॉरिटी है जो खाद्य जितने भी पदार्थ हैं उनके मानक निर्धारित करती है। तो इसे ये पुरस्कार अभी 2020 का दे दिया गया। लेकिन जब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि FSSAI है क्या चीज। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अगर मैं फसाई की फुल फॉर्म की बात करूं तो फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी याद रखना एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये FSSAI की फुल फॉर्म है। मतलब जो भारतीय एक अथॉरिटी है जो फूड के स्टैंडर्ड निर्धारित करती है। लेकिन इसके बारे में दो तीन चीजें और आपको पता होनी चाहिए कि जो FSSAI है वो किस चीज को निर्धारित करती है। पहले तो ये याद रखिएगा। सबसे पहले तो ध्यान रखना, देन ये खाद्य पदार्थ जितने भी हैं उनकी गुणवत्ता को, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को निर्धारित करना किसका काम है? FSSAI का। लेकिन खाद्य पदार्थ में भी गुणवत्ता कैसी, किस चीज की? तो एक तो चीज ध्यान रखना, उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले रासायनिक पदार्थों की गुणवत्ता को ये डिसाइड करती है। उसमें कौन कौन से रासायनिक पदार्थ जो हैं वो यूज किए गए हैं खाने में। उसके बाद उसके अंदर अगर कोई कलर यूज किया गया है, रंग खाने का कलर होता है जैसे, उसके अंदर कैसा कलर यूज किया गया है उसको निर्धारित ये करती है। उसके बाद उसके अंदर पोषण के गुण कितने हैं, यानी कि आपका देश पोषण जो है, पोषण के गुण ये भी निर्धारित करना किसका काम है? देन FSSAI का। तो इन सभी को निर्धारित करना काम हो गया FSSAI। लेकिन ये कब से काम कर रही है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो FSSAI की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ध्यान रखना, ये शुरुआत की गई थी 5 अगस्त 2008 से। मतलब FSSAI का गठन किया गया था 5 अगस्त 2008 से, और उसके बाद सभी स्टैंडर्ड के नियम FSSAI बनाती आ रही है। लेकिन एक चीज और आपसे पूछी जाती है कई बार कि ये 2008 में लागू तो कर दिया गया, लेकिन कौन से अधिनियम के तहत लागू किया गया था, तो वो भी मैं लिखवा देता हूं। देश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। याद रखना, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंडर रजिस्टर्ड है FSSAI। FSSAI का मतलब पता चल गया होगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो भारत में खाने के जितने भी पदार्थ हैं उनको एक स्टैंडर्ड के आधार पर मान्यता देती है कि आप इसे मार्केट में उतार सकते हो। नेक्स्ट बात करें तो एक चीज और ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है। अगर FSSAI के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, लेकिन ऑल इंडिया इसकी 6 ब्रांच है। लेकिन हम मुख्यालय की बात कर रहे हैं ओनली, और मुख्यालय कहां पर है? याद रखिएगा, न्यू दिल्ली। लेकिन अब लास्ट में चलते चलते एक चीज और यहां पे मैं आपको बता दूं, FSSAI जो है वो किस मंत्रालय के अधीन आती है? मतलब इसकी पेरेंट एजेंसी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, इसकी पेरेंट एजेंसी क्या है? तो पेरेंट एजेंसी इसकी याद रखिएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। परिवार कल्याण मंत्रालय, जो परिवार कल्याण मंत्रालय है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
याद रखिएगा ये इसकी पेरेंट एजेंसी है। और लास्ट में एक और चीज नोट करते चलो, स्वास्थ्य देश स्वास्थ्य लिख देता हूं, ये रहा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अभी एट प्रेजेंट मंत्री कौन चल रहा है, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है आपका, और परिवार कल्याण जो मंत्रालय है उसके अधीन मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा डॉक्टर हर्षवर्धन है। ये आपको करंट अफेयर से पॉइंट याद रखना पड़ेगा। बात करते हैं नेक्स्ट, साथ साथ कॉपी जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, अभी हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा अपना न्यू पॉलिटिकल मैप दिस पॉलिटिकल मैप जारी किया गया है। तो अभी हाल ही में पूछा जाए आपसे तो कौन सा ऐसा देश है जिसने अपना पॉलिटिकल मैप जारी किया है, तो उसका नाम क्या है, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपना नया पॉलिटिकल मैप जारी कर दिया। लेकिन अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर पाकिस्तान की चर्चा हम क्यों करें यहां पे, क्योंकि पेपर तो हमें इंडिया में देना है। अब पाकिस्तान की चर्चा मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि पॉलिटिकल मैप उसने जारी किया है और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि उसने भारत के 3 राज्यों को अपने पॉलिटिकल मैप के अंदर वहां के राज्य घोषित कर दिया है। कौन कौन से देखिएगा, सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर उसने अपने पॉलिटिकल मैप में दिखा दिया है कि वो जम्मू कश्मीर जो है वो उसका हिस्सा है, ये भारत में यूटी है। नेक्स्ट उसने क्या किया, जो लद्दाख रेंज है हमारी, यानी कि लद्दाख भारत का एक यूटी है अभी अलग से, तो लद्दाख को भी अपने पॉलिटिकल मैप में इंक्लूड कर लिया उसने। और साथ में एक और ध्यान रखना, जूनागढ़ गुजरात में है प्रेजेंट, तो जूनागढ़ को भी उसने अपने पॉलिटिकल मैप में मान्यता दे दी है, बिल संसद से पास करके पूरे देश में लागू कर दिया है। इसलिए यह क्वेश्चन चर्चा वाला बन जाता है। मतलब पॉलिटिकल मैप वो जारी करता है, भारत के 3 राज्य उसमें इंक्लूड कर देता है। कौन कौन से 3 इंक्लूड किए हैं, याद रखिएगा J&K, लद्दाख और जूनागढ़। लेकिन अब यहां से एक चीज और आपको याद आ रही होगी, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले नेपाल ने भी अपना पॉलिटिकल मैप जारी किया था, याद आया ना आपको, यानी कि नेपाल ने भी अपना पॉलिटिकल मैप जारी किया था और उसने भी 3 भारत के ऐसे स्थान थे जिनको अपना हिस्सा बता करके अपने मैप में इंक्लूड कर दिया था। कौन कौन से थे उसके बात करें तो सबसे पहले एक आपने सुना होगा लिपू लेक जो है वो इंक्लूड किया उसने। सेकंड बात करें तो एक काला पानी जगह है इंडिया में, लिपू लेक के पास ही है, देन उसको अपने मैप में उसने हिस्सा दे दिया था। और एक और जगह है जिसका नाम है लिपियाधुरा, याद रखिएगा दिस लिपियाधुरा। ये 3 जगह नेपाल ने अपने पॉलिटिकल मैप में इंक्लूड करके जारी कर दिया था मैप, और अभी उसी की तर्ज पर पाकिस्तान ने भी जारी कर दिया है मैप, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को इंक्लूड कर दिया। लेकिन भारत की प्रतिक्रिया क्या है इस पर, तो भारत की प्रतिक्रिया की अगर मैं बात करूं तो भारत ने ऑफिशियल स्टेटस जारी कर दिया है कि उसको जो करना है वो करते रहो, लेकिन वैश्विक स्तर पर ये हिस्से जो हैं ये भारत का ही हिस्सा रहेंगे, ये पहले से उन्होंने जारी कर दिया। लेकिन अब यहां से जब चर्चा आ रही है तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ इनको पाकिस्तान के मैप में इंक्लूड करने की पहली बार उसने जरूरत कैसे महसूस की, उसने ध्यान रखे ना पहली बार ऐसा क्यों किया है। तो अभी आपने ध्यान हो आपको, तो अभी क्या हुआ था, हाल ही में 5 अगस्त को बरसी मनाई थी ना, पहली वर्षगांठ मनाई थी हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख का 370 खत्म करने के बाद, यानी कि 1 साल पूरा हो गया था, 370 खत्म हो गया था। तो अभी हाल ही में मतलब 5 अगस्त 2020 को पूरा 1 साल हो गया था। अब पाकिस्तान को यह रास नहीं आ रहा था कि सुख शांति कैसे है जम्मू कश्मीर में, तो उसने क्या किया, एक पॉलिटिकल एजेंडा प्रस्तुत कर दिया कि ये सारी चीजें हमारे अंडर आती हैं। अभी 370 खत्म हो गया, तो अब क्या जानते हो आप कि आपका जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो है वो भारत की क्या है, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी है। और यूनियन टेरिटरी से याद आया जम्मू कश्मीर, याद रखना पूछा जा सकता है आपसे, भारत का सबसे बड़ा, मैं लिख देता हूं, सबसे बड़ा यूटी कौन सा है अकॉर्डिंग टू एरिया बात कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू एरिया अपना है जम्मू कश्मीर। ये याद रखना पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन आपसे। नेक्स्ट अगर बात करें तो सर हो सकता है सबसे बड़ा ना भी पूछे तो दूसरे नंबर का पूछ ले, तो क्या कर रहे हैं, याद रखिएगा अगर सेकंड नंबर से पूछा जाता है, क्योंकि कई बार ऑप्शन में जम्मू कश्मीर ना भी दे एग्जामिनर, तो ऐसा अगर आपको मिल जाता है तो सेकंड नंबर पर आपका अकॉर्डिंग टू एरिया है लद्दाख।
याद रखिएगा। लेकिन अब आपसे एक चीज और सोच रहे होंगे, सर छोटा और बता दो, तो मैं पहले ही बता के चल रहा हूं, अगर आपसे सबसे छोटा यूटी पूछा जाता है तो आपका है लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा यूटी है अकॉर्डिंग टू एरिया। पता चल गया होगा ना कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर है, सबसे छोटा लक्षद्वीप, सेकंड नंबर पर बड़ा अगर आपसे पूछा जाता है तो लद्दाख। और हां, आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि भारत में प्रेजेंट कितने यूटी और कितने राज्य चल रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में एक व्यक्ति का निधन हो गया, नाम है मनी तोबी। पूछा जा सकता है अभी हाल ही में मनी तोबी जो है उनका निधन हो गया है, वो कौन थे, किससे बिलोंग करते थे, तो ये याद रखिएगा ये कौन थे, तो ये आपका मोहन बागान जो है उसके पूर्व कप्तान रहे हैं। मोहन बागान के पूर्व कप्तान, आप नोट करते चलिएगा, मोहन बागान के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। लेकिन अब ये मोहन बागान क्या है, कहने का मतलब ये ध्यान रखना फुटबॉल टीम के कैप्टन रह चुके हैं। मतलब आपसे अगर पूछा जाए ना कि मोनी तोबी जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है वो किस खेल से संबंधित थे, तो याद रखिएगा ये फुटबॉल से संबंधित थे। अब इनका निधन हो गया तो चर्चा इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि ये केवल अभी 39 वर्ष के थे और इनका निधन कहां पे हुआ है, मणिपुर में। अब मणिपुर का वर्णन आ गया तो इसका मतलब ये खिलाड़ी भारत का था। तो मणिपुर के अंदर, मणिपुर की जो राजधानी है ना इंफाल, उसके पास इनका पैतृक गांव था, वहां पर 39 वर्ष की आयु में इसका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो निधन हो गया इसलिए थोड़ा सा ये चर्चा में रहा। लेकिन ये इतना खास क्यों हो गया, क्योंकि ये याद रखिएगा 2002 की अगर मैं बात करूं तो 2002 के अंदर जो आपके बुसान एशियन खेल हुए थे, 2002 में बुसान एशियाई खेल, याद रखिएगा एशियाई खेल जो हुए थे उनके अंदर इस व्यक्ति ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। यानी इन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है, आपसे अगर पूछा जाए 2002 के बुसान एशियाई खेलों के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किया था मनी तोबी ने। वो पूर्व कप्तान रहे हैं फुटबॉल टीम के और 39 वर्ष के थे। उनका अभी हाल ही में निधन हो गया मणिपुर में। लेकिन अब जब फुटबॉल की बात आ गई है तो आपके माइंड में फीफा घूम रहा होगा। फीफा याद रखना, फीफा है क्या चीज। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, देन फुल फॉर्म इसकी क्या है, देन फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, याद रखिएगा। देन फुटबॉल एसोसिएशन फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। देन ये तो है फीफा की फुल फॉर्म। लेकिन फीफा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा जो फीफा वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल का वो ऑर्गेनाइज कौन कराता है, वो फीफा कराता है। मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन उसको कराती है, उसका आयोजन कराती है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो फीफा जो है वो स्टेबलाइज कब हुआ अगर आपसे पूछा जाता है तो 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां चल रहा है प्रेजेंट टाइम पर, तो इसका हेडक्वार्टर मैं लिख दूं, देन जूरिख जगह है और ये स्विट्जरलैंड में है। जूरिख जगह देश स्विट्जरलैंड जो है वहां पर एक जगह है जूरिख, वहां पर फीफा का हेडक्वार्टर चल रहा है प्रेजेंट। लेकिन चलते चलते एक चीज और ध्यान रखना, फीफा वर्ल्ड कप की अगर बात करें, मतलब फीफा वर्ल्ड कप जो फुटबॉल का होता है उसका अगर मैं बात कर रहा हूं फीफा वर्ल्ड कप की, तो फीफा वर्ल्ड कप सबसे पहले 1930 में हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है 1930 में पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ। और अभी अगर हाल ही की बात करें तो अभी हाल ही में आपको ध्यान होगा 2018 में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, जिसमें कौन विजयी रहा है, फ्रांस। ये आपको याद होगा। अभी कब होगा, 2022 में होगा, अक्टूबर नवंबर में। ये कहां पर होगा, होने वाले गेम पक्का याद रख लेना। तो फीफा वर्ल्ड कप कहां पे होगा, ये 2022 का कतर में। लेकिन एक चीज और पूछी जा सकती है, सबसे ज्यादा बार ये जो फीफा वर्ल्ड कप है जीतने का श्रेय किसे जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा बार की सफल टीम कौन सी रही है जीतने के लिए, तो वो आपकी ब्राजील है। याद रखिएगा देश ब्राजील जो है वो सबसे ज्यादा बार सफल रही है जीतने में। और ये कितनी बार, तो आपसे पूछा जाए तो 5 टाइम आपसे पूछा जा सकता है, 5
5 बार ब्राजील ने फीफा वर्ल्ड कप जीता है। भारत अभी गया नहीं है, तो मैं आपको फिर रिपीट करा दूं, फीफा वर्ल्ड कप जो है वो आपका ध्यान रखना पहली बार 1930 में हुआ था, और जिसमें उरुग्वे जीते थे। ये भी ध्यान रखना, उरुग्वे की टीम थी फुटबॉल की, वो उसने जीत हासिल की थी 1930 में। और 2018 में भी पीछे हुआ है तो फ्रांस का एक और ध्यान रखना, ये दूसरी बार का है। फ्रांस 2 बार जीत चुका है इसको, 2022 में होने वाले हैं देन कतर में, और ब्राजील सबसे ज्यादा बार इसमें जीत चुका है, 5 बार, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अभी हाल ही में बहुत चर्चा चल रही है, एक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है, दिस ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है उसका अभी बिछाई गई है, वो 2 जगह के बीच में, जो आपने सुना होगा देन अंडमान निकोबार, यानी कि अंडमान और चेन्नई के बीच में, इसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया था। दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो अप्रोक्स 2300 किलोमीटर की है, और भारत के प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री कौन है भारत के? देन नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री चल रहे हैं। तो अभी हाल ही में पूछा जाए कि इन 2 जगह के बीच में 2300 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो अंडमान निकोबार और चेन्नई के बीच में बिछाई गई है। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना, इसका उद्घाटन किसने किया यह भी पूछा जा सकता है। तो इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। तो अब ये ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दी गई है, तो ये काम क्या करेगी? ऑप्टिकल फाइबर केबल क्यों बिछाई गई है? और ध्यान रखना ये जलमग्न है, मतलब समुद्र के अंदर से बिछाई गई है। जलमग्न जो है ये ध्यान रखिएगा, देश जलमग्न केबल है, मतलब समुद्र के अंदर से 2300 किलोमीटर ये केबल बिछाई गई है। लेकिन अब ये क्यों बिछाई, इतना खर्चा हमने क्यों किया? तो मैं आपको बता दूं, अंडमान निकोबार जो है उसके अंदर भारत के कुछ सुविधाएं वहां पर मिल सके, जैसे कि टेली शिक्षा। अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो अपना अंडमान निकोबार है वो पिछड़ा हुआ है, टेली शिक्षा जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके वहां पे। इंटरनेट जो है देन इंटरनेट जो है उसकी इंटरनेट की जो स्पीड है वो इंक्रीज की जा सके, इसलिए केबल बिछाना जरूरी था। नेक्स्ट टेली स्वास्थ्य की बात करें तो टेली स्वास्थ्य देन ये बढ़ावा इसको मिल सके। साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा, ई गवर्नेंस, जो आपका भारत की जो ई गवर्नेंस नीतियां हैं वो वहां पर अच्छी स्पीड के साथ उन लोगों को प्रोवाइड कराई जा सके, इसलिए इसकी शुरुआत की गई है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल, एक तो पूछा जाए यूज क्या किस में होता है उसका, तो यूज पता चल गया होगा, टेलीफोन है, टीवी है, तो उसमें यूज होता है। टेली शिक्षा के लिए बिछाई गई है, कह सकते हो इंटरनेट स्पीड फास्ट हो जाएगी अब वहां पे। टेली स्वास्थ्य सेवाएं जो दे रहे हैं वो वहां पर अच्छी हो जाएंगी। भारत की जो ई गवर्नेंस पॉलिसी है, सब कुछ अत्याधुनिक जो हो रहा है वो वहां पर सुविधा अच्छी मिल जाएगी। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल फाइबर है क्या चीज। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर एक केबल है, और केबल का मतलब आप एक तार कह सकते हो। अब जैसे ही आपके माइंड में ये तार आता है, मतलब ऑप्टिकल फाइबर एक वायर है, एक तार है। तो सर बोला तार है तो किस चीज का बना हुआ है? याद रखिएगा, अगर तार बना हुआ है तो आपके माइंड में पहली बार ही आता है सर मेटल होगी, कोई ना कोई मेटल, मतलब उसमें कॉपर हो सकता है, आयरन का तो हम बना भी सकते हैं वैसे, लेकिन होगा नहीं। बात कर रहे हैं सिल्वर हो सकता है, तो किस चीज का ये वायर है? तो आप भूल जाना कि इस तार के अंदर मेटल है, मेटल इसमें नहीं है। तो ये किस चीज का बना हुआ है? तो आप लिख लीजिएगा इसके लिए सिलिका ग्लास। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो किस चीज की बनी होती है। ऑप्टिकल फाइबर आपका सिलिका ग्लास की बनी होती है, विद ऊपर कोटिंग जो की जाती है वो प्लास्टिक की कोटिंग के साथ उसको उतारा जाता है। मार्केट में कहीं भी जो भी आप वहां पर उसको यूज कर सकते हो, तो ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। अब सिलिका ग्लास की बनी होती है ये सिलिका ग्लास, जो उसके अंदर यूज होता है वो एक पतली सी वायर होती है, और उसके अंदर सिलिका ग्लास जो है उसकी बहुत सारी छोटी छोटी तारें होती हैं। अब वो जो है कि वायर का गुच्छे टाइप से होती है। अब वो जो तार होती है वो कितनी बारीक होती है, तो याद रखना अपने बाल की तरह, जो अपने बाल है ना ह्यूमन बॉडी पे जो हेयर है उस जितना उसका साइज होता है। मतलब अगर इसमें ग्लास के जो सिलिका ग्लास की जो तार है उसके अंदर है, उसके अगर मैं साइज की बात करूं तो उसका साइज जो आपका आता है वो 125 माइक्रोमीटर आता है। मतलब 125 माइक्रोमीटर, 125 माइक्रोमीटर उसका साइज होता है, माइक्रोमीटर। और याद रखिएगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइक्रोमीटर के लिए यूनिट हम कैसे लिखते हैं, एक ऐसे लिखा जाता है इसको,
ऐसे U बना करके M लिख देते हैं। तो ये U बना के जो M लिखा जाता है इसको हम यूनिट में बोलते हैं माइक्रोमीटर। तो 125 पीछे यूनिट लिख देगा एग्जामिनर, तो यूनिट अगर लिख करके देता है तो आप याद रखिएगा एक U शेप का होता है ये, और M लगा देते हैं। तो 125 माइक्रोमीटर जो है वो आपकी इस वायर की मोटाई होती है, व्यास होता है, इसका डायमीटर होता है। अब साथ में एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, अब जब वायर की बात चल रही है तो इसमें ध्यान रखना इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं करती है। अब आप सोच रहे होगे सर वायर है, इसमें बिजली नहीं जा रही है, करंट नहीं जा रहा है, तो फिर क्या जाता है? याद रखिएगा इसके अंदर लाइट जाती है, लाइट। और लाइट का मतलब आप ध्यान से समझना, इसमें प्रकाश मूव करता है। इस वायर से हम प्रकाश गुजारते हैं। प्रकाश क्यों गुजारते हैं? क्योंकि आपको स्पीड बहुत अच्छी मिल सके। और स्पीड कितनी होती है इसकी? 30 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब जो प्रकाश की स्पीड है ना, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर के हिसाब से डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ट्रांसफर कर सकते हैं। किसकी मदद से? ऑप्टिकल फाइबर केबल की मदद से। इसलिए हमने चेन्नई और अंडमान के बीच में 2300 किलोमीटर ये केबल बिछाई है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च की गई है और किताब का नाम मैं लिख देता हूं, आप बताइएगा कि ये किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी पूछा जा सकता है। मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी किताब अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। ये किताब का राइटर कौन है? तो आप लिख सकते हो इस किताब का जो राइटर है वो है आपके योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव जो है उनकी एक किताब अभी हाल ही में लॉन्च की गई है जिसका नाम है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ये उसने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि एक किताब लॉन्च की है उसने जिसका नाम था मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। किताब बहुत फेमस है, चर्चा में होगी, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन जब किताबों की बात आ ही गई है तो किताबें मैं आपको बता दूं 2020 में कुछ किताबें लॉन्च हुई हैं। वो कौन कौन सी किताबें आप नोट करते चलिएगा, कभी रिपीट कराएंगे तो याद आसानी से होती जाएंगी। एक मैं किताब की बात कर रहा हूं, तो आप अगर HSSC की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा की तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, तो ये किताब बहुत ही फेमस है जिसका नाम है ए कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट। डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981। अगर आप HSSC की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा ये किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखना इसका राइटर आपसे अगर पूछा जाता है तो इसका राइटर कौन है लिख लीजिएगा। और दिस डॉक्टर के खंडेलवाल। और खंडेलवाल से मेरे को याद आया ये कौन है डॉक्टर के खंडेलवाल? तो ये प्रेजेंट टाइम पर आपके HRERA मिनिस्टर के अध्यक्ष चल रहे हैं। HRERA मतलब आपका जो हरियाणा स्टेट रेगुलेटरी है उसके अध्यक्ष हैं। पूछा जा सकता है आपसे, तो ये किताब आपकी फेमस हो जाती है। HSSC के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब कौन सी थी? ए कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, एक और किताब अभी 2020 की फेमस रही है जिसका नाम है पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये किताब है आपकी पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये किताब का राइटर कौन है आपसे पूछा जा सकता है। तो पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी किताब जो है उसका राइटर आप लिखिएगा S गुरुमूर्ति हैं। S गुरुमूर्ति 2020 के अंदर रिलीज हुई है किताब और बहुत ही फेमस किताब है, इसलिए पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको याद करना जरूरी बनता है किताब का राइटर कौन है। और लास्ट में एक और मैं आपको बता देता हूं, मास्टरमाइंड किताब का राइटर कौन है। मास्टरमाइंड ये किताब बहुत ही चर्चित है। मास्टरमाइंड 2020 में आई थी ये। मास्टरमाइंड किताब का राइटर कौन है आपसे पूछा जाए तो मास्टरमाइंड का किताब का राइटर आप लिखिएगा विश्वनाथन आनंद। ये कैरेक्टर आप जानते होंगे। विश्वनाथन आनंद ये चेस खेलते हैं ना,
दिस विश्वनाथन आनंद जो है उसकी बायोग्राफी है मास्टर माइंड। तो ये आपकी 2020 की कुछ फेमस किताब है, मैं अभी लिखवा रहा हूं, बाकी फिर अभी कभी अगर वर्णन आएगा तो मैं लिखवाता रहूंगा। और अब बात करते हैं इतिहास में आज के दिन की। आज का दिन मतलब 11 अगस्त। अगर 11 अगस्त की मैं बात करूं तो 1908 में एक व्यक्ति रहे हैं जिनको फांसी दी गई थी 1908 में, जिसका नाम था खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को आज ही के दिन 1908 में फांसी दे दी गई थी। खुदीराम बोस को जब फांसी दी गई तो ध्यान रखना ये 18 साल के ही थे, यानी कि 18 साल 11 महीने और 7 दिन का ही था, मतलब एक युवा अवस्था में ही था। और जब युवा अवस्था में था तो 18 साल के बच्चे को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। क्यों? क्योंकि ये आजादी का दीवाना था, अंग्रेज सरकार इससे कांपती थी और अंग्रेजों ने इसको पहले ही फांसी पर लटका दिया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? बात करते हैं इसके जन्म की। तो पहले तो जन्म देखिए, इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म 1889 में हुआ था। कहां पे हुआ था? बंगाल में इसका जन्म हुआ। और उसके बाद 1906 में इसको जेल हुई। 1906 में जेल क्यों हुई? क्योंकि इसने लाइफ में पहली बार 1905 जो बंगाल विभाजन था ना, उसका विरोध किया था। बंगाल विभाजन का विरोध किया था और अंग्रेजी सेना ने 1906 में इसे पकड़ करके जेल में डाल दिया। लेकिन बाद में इसको रिहा कर दिया गया। और हुआ क्या है, 1907 में एक नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन में बम विस्फोट होता है। 1907 देश नारायणगढ़ एक रेलवे स्टेशन था इंडिया में, रेलवे स्टेशन, इसके अंदर एक बम विस्फोट होता है और उस बम विस्फोट में खुदीराम बोस का हाथ है, ऐसा अंग्रेजी सरकार उसके ऊपर इल्जाम लगाती है। और क्या कहती है कि जो खुदीराम बोस है उसने ब्रिटिश एक जज थे जिसका नाम था डगलस किंग्सफोर्ड, डगलस किंग्सफोर्ड, वो वहां पर ट्रेन में जा रहे थे और जो जज थे ब्रिटिश जज डगलस किंग्सफोर्ड, इसको मारने के लिए उसने रेलवे स्टेशन में बम विस्फोट किया था। और ये इल्जाम उस पर लगाते हुए आज ही के दिन 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। तो आज इस क्रांतिकारी का जो पुण्यतिथि है उसके लिए हमारी आंखें भी नम है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।